Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए स्टूडेंट तो शुरू करते हैं MCQ फॉर फिनेंशियल इंटरमीडियरीज एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए चौथा MCQ पार्ट है। फोर्थ चैप्टर में से हमने ट्राई किया है बहुत सारे MCQ डिस्कस करने के लिए। आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपको वॉइस कम लगती हो बेटा तो हेडफोन यूज़ करिएगा ताकि वॉइस अच्छे से क्लियरली आप तक पहुँचे। और बने उतना वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जब भी आपको आंसर पता हो वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए ताकि हमें भी पता चले कि हाँ भाई स्टूडेंट इंटरेक्टिव है। लेट्स स्टार्ट विद द MCQ। फर्स्ट MCQ इज सेक्शन 58 ऑफ अ कंपनीज एक्ट डील्स विथ। भाई सेक्शन 58A में कौन सी इसमें से सिक्योरिटी की बात की गई है? पब्लिक डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल। ऑप्शन आपके सामने है, अगर आपको आंसर पता हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करिए। द करेक्ट आंसर इज पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट जो है वो सेक्शन 58A में डिस्कस किया गया है। सेकेंड वन इज tenure of public deposit can be accepted for not less than months and more than dash months। कम से कम कितना टाइम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम होता है पब्लिक डिपॉजिट का? अपने अकाउंट में पब्लिक डिपॉजिट पड़ा तो है भाई, हम लिख देते हैं लायबिलिटी साइड, बट कितने टाइम पीरियड का होता है पब्लिक डिपॉजिट? मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 12 मंथ, 6 और 24, 6 और 36, 6 और 48। अगर आपको आंसर पता हो तो आंसर आप कमेंट करिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मिनिमम हाफ ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर, 6 मंथ एंड 36 मंथ। उतने टाइम के लिए आप पब्लिक डिपॉजिट कंपनी इशू करती है और इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। 36 मंथ के बाद उसकी मैच्योरिटी आ जाती है। पब्लिक डिपॉजिट इज अ डैश सिक्योरिटी। इट इज सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, इलीगल और बोथ। कि भाई अनसिक्योर्ड भी और साथ में इलीगल भी है, कि भाई ट्रेड तो होता नहीं है उसका। कभी देखा है पब्लिक डिपॉजिट का? विच वन इज द करेक्ट आंसर? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। द करेक्ट आंसर इज अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी। क्लियर? हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज गिल्ट एज सिक्योरिटी स्टैंड्स फॉर। बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है कि गिल्ट एज सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी इशूड बाय द मल्टीनेशनल्स, सिक्योरिटी इशूड बाय जॉइंट वेंचर कंपनीज, सिक्योरिटी इशूड बाय प्राइवेट सेक्टर, सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट। उसके नाम में ही है गिल्ट। गिल्ट एज इट स्टैंड फॉर द गवर्नमेंट। सिक्योरिटी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट। बेटा आपको आंसर हो तो वीडियो को पॉज करके पक्का कमेंट करिए। नेक्स्ट वन इज डिबेंचर आर कंसिडर्ड एज। भाई डिबेंचर क्या है? डेब्ट कैपिटल है, बोरो कैपिटल है, ओनर्स कैपिटल है, कि दोनों है, डेब्ट एंड बोरो? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? सीधा एक ही ऑप्शन देके टिक मत कर दीजिए, सारे ऑप्शंस ध्यान से समझिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर इज इट इज डेब्ट एज वेल एज कंसिडर एज अ बोरो फंड। नेक्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर कंसिडर्ड एज डेब्ट कैपिटल, बोरो कैपिटल, ओन कैपिटल और डेब्ट एंड बोरो बोथ? अगेन simple options. Owner's capital. Preference shares are the owner of the company. Now this one is the selective question. Select the correct option. Option number 1, preference share rate of dividend is predetermined. पहले से ही नक्की होते हैं। Preference share are considered as own fund. Preference share only have category like redeemable and irredeemable preference share. कौन सा ऑप्शन सही है? 1 2, 1 3, 2 3 और 1 2 3 तीनों सही है। Which one is the correct option? The correct option is option number 1, that is 1 and 2 is correct. क्लियर? कि भाई प्रेफरेंस शेयर प्री डिटरमाइंड डिविडेंड रेट लेते हैं और वो ओन फंड भी है, लेकिन उसमें कैटेगरी और भी आती है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल के अलावा और 6 कैटेगरी प्रेफरेंस शेयर में आती है। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट वन इज UTI स्टैंड फॉर, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया,
यूनिट ट्रेड ऑफ इंडिया, यूनिफाइड ट्रस्ट ऑफ इंडिया या यूनिटी ट्रेड ऑफ इंडिया? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया. Next one is again simple one. It is abbreviation. IDBI stands for India Development Bank of India. Infrastructure, here I forgot to add the Indian. Option number 1, Indian Development Bank of India, Infrastructure and Digital Bank of India, Industrial Development Bank of India, and Industrial and Digital Bank of India. Which one is the correct option for IDBI? Option number 3, Industrial Development Bank of India, IDBI, one of the largest bank. Next one is capital market regulated by. Who controls the capital market? The RBI, SEBI, SBI या MCA, Ministry Corporate Affairs? Select the correct option. Who controls or regulates capital market? The correct answer is SEBI, Security Exchange Board of India. Next one is non-convertible debenture cannot be. वे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या नहीं हो सकते? इश्यू नहीं किया जा सकता, रिडीम नहीं किया जा सकता, इंटरेस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, कि कन्वर्ट नहीं किया जा सकता? सिंपल से ऑप्शन है, वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नॉन कन्वर्टेड. ऑप्शन नंबर 4. बाकी कंपनी इशू करती है, रिडीम भी होते हैं कुछ टाइम के बाद और इंटरेस्ट भी उनको मिलता रहता है, कन्वर्ट नहीं हो सकते वो, बिकॉज दे आर नॉन कन्वर्टेबल. डिबेंचर होल्डर्स आर डैश, ओनर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, डेटर ऑफ द कंपनी और प्रमोटर ऑफ द कंपनी. 11th स्टैंडर्ड से बेसिक क्वेश्चन रहा है हमारा. दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. Zero coupon bonds are issued at zero interest rate, with specified interest rate, without specified rate of interest, or none of this. Now this one is might be complicated question for you. कि भाई उसको इंटरेस्ट जीरो इंटरेस्ट के साथ इशू किया जाता है या स्पेसिफाइड इंटरेस्ट के साथ, या उसका इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई नहीं होता है. नन ऑफ दिस. द करेक्ट आंसर इज विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट. जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं उसमें कैसा होता है, डिस्काउंट पे इशू होते हैं और जो बीच में डिस्काउंट का डिफरेंस है वही इंटरेस्ट बन जाता है. उसमें कोई इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई किया जाता नहीं है. मतलब 100 वाली चीज़ आपको पहले से 90 में दे देंगे और फिर जब आप उसको बेचोगे तब 100 रुपये मिलेंगे, तो 10 रुपया जो आपका बीच का फ़ायदा हुआ वही आपका इंटरेस्ट समझ लीजिए. क्लियर? मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई होता नहीं है. दे आर जीरो कूपन बॉन्ड्स. नेक्स्ट वन इज द कमर्शियल पेपर इशूड विथ लो इंटरेस्ट रेट. Thus the commercial paper are categorized as, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कमर्शियल रेटिंग. मतलब अगर आपके कमर्शियल पेपर जो है वो आपको कम ब्याज पे मिल रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कमर्शियल रेटिंग, बिकॉज ऑफ पुअर क्रेडिट रेटिंग, बिकॉज ऑफ बेटर क्रेडिट रेटिंग और पेएबल रेटिंग. क्या है इसमें से करेक्ट ऑप्शन? इफ द कमर्शियल पेपर इशूड विथ low rate of interest, the correct answer is better credit rating. आज समझिए रिलायंस कंपनी के आप कमर्शियल पेपर ले रहे हो, वो आपको कम ब्याज दे रहा है. आपने पैसा इन्वेस्ट किया रिलायंस में और उसके बदले में आपको शेयर या डिबेंचर नहीं मिले, आपको कमर्शियल पेपर मिला है. अब आपको ब्याज मिलना चाहिए लेकिन ब्याज आपको कम मिल रहा है. क्यों? क्योंकि रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है. आप नहीं दोगे तो कोई और पैसा देगा. मतलब उसके पास पैसे के ऑप्शन बहुत सारे हैं. आप देना चाहते हो तो दो, हम ब्याज कम देंगे. तो जब कंपनियां कम ब्याज दे फिर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कंपनी का रेटिंग कैसा है? बेटर है. बिकॉज ऑफ बेटर क्रेडिट रेटिंग वो कम ब्याज पे सिक्योरिटी देते हैं और लोग लेते भी है. मैक्सिमम मैच्योरिटी डेज ऑफ द होल्डिंग कमर्शियल पेपर्स आर. भाई कमर्शियल पेपर मैक्सिमम कितने दिन के लिए आप ले सकते हो? 365, 180, 270 और 90. अब ये भी एक नया क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों के लिए. करेक्ट ऑप्शन इज
270 डेज, कमर्शियल पेपर 270 दिन के लिए इशू किए जा सकते हैं मैक्सिमम। द फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज कमर्शियल पेपर कैन बी सोल्ड, भाई फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कमर्शियल पेपर जो है वो कैन बी सोल्ड डायरेक्टली विथ ब्रोकर और डीलर, विथ फंक्शनल बायर और बाय कमर्शियल बैंक। भाई कमर्शियल पेपर कहाँ पे आप सोल्ड कर सकते हो? द करेक्ट ऑप्शन इज बाय कमर्शियल बैंक। क्लियर, बैंक के थ्रू आप परचेज और सोल्ड आउट कर सकते हो। द शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट आर अनसिक्योर्ड एंड नॉट collateralized against securities, hence it is classified as dash, notes payable, notes receivable, commercial paper और commercial note। ये भाई एक शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट है जो अनसिक्योर्ड है और उसको आप कभी कोलेट्रल नहीं कर सकते। कोलेट्रल मतलब उसको गिरवी रख के लोन नहीं ले सकते, आप ऐसा समझ लीजिए। द करेक्ट ऑप्शन इज कमर्शियल पेपर। ना कभी आप अभी समझो मैंने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है 10 लाख रुपए का और कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट किया है, अब मुझे अचानक 5-6 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी, मैं बैंक में कमर्शियल पेपर लेके गया, बोला इसकी वैल्यू 10 लाख है, मुझे लोन दो, बैंक नहीं देगी। क्लियर, मैं इसको कभी कोलेटराइज नहीं कर सकता क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है और प्लस ये सिक्योर्ड भी नहीं होते, अनसिक्योर्ड होते हैं, तो बैंक भी लोन नहीं देगी कि भाई ये तो अनसिक्योर्ड है, कल उठ के कंपनी डूब गई तो क्या। ये तो कमर्शियल पेपर आर ऑलवेज अनसिक्योर्ड, उसके ऊपर कभी कोलेटरलाइज होता नहीं, आप उसको कुछ भी कर नहीं सकते, प्लेज नहीं कर सकते उसके ऊपर। द लिक्विडिटी स्टेटस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट विच इज मोर नेगोशिएबल इज कंसिडर्ड एज, भाई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की लिक्विडिटी क्या होती है? सर्टिफाइड लिक्विडिटी, टर्म लिक्विडिटी, मोर लिक्विडिटी, लेस लिक्विडिटी। द करेक्ट आंसर इज मोर लिक्विडिटी। सीडी जो होता है, कमर्शियल डिपॉजिट भी एक सिक्योरिटी है, जैसे आप शेयर इशू करते हो, डिबेंचर कंपनियां इशू करती है, कमर्शियल पेपर इशू करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी कंपनियां इशू करती है। क्लियर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है जो कंपनी इशू करती है, हालांकि वो कभी भी रिडीम होके पैसा वापस मिल सकता है, उसके लिए वो कैसा है? मोर लिक्विड है। क्लियर, इक्विवेलेंट टू कैश गिना जाता है, इसे हम इक्विवेलेंट टू कैश भी गिनते हैं। नेक्स्ट वन इज द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट which are usually negotiable are issued by, the certificate of deposit which are usually negotiable are issued by, कौन इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? बैंक, फिनेंशियल मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और बिजनेस कॉरपोरेशन। द करेक्ट आंसर इज बैंक। क्लियर, बैंक इशू करती है, हालांकि कंपनी के बिहाफ पे ही करती है, सीडी कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते, दे आर इशूड बाय द बैंक। The type of instrument, whoever holds it get the interest and principal amount, is classified as term instrument, interim instrument, primary instrument और bearer instrument। क्या कहा गया है? The type of instrument whosoever it hold, किसी के भी हाथ में आ गया वही उसका मालिक और उसी को ब्याज मिलेगा, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? अब आपको ऑप्शन समझ में आएगा, टर्म इंस्ट्रूमेंट, इंटरिम इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और बेरर इंस्ट्रूमेंट। द करेक्ट आंसर इज बेरर इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में आया उसके पास कोई नाम ही नहीं है, जिसके हाथ में आया वही मालिक, बेरर इंस्ट्रूमेंट। द नेगोशिएबल डिपॉजिट सर्टिफिकेट आर ट्रेडेड इन, भाई नेगोशिएबल डिपॉजिट सर्टिफिकेट जो है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट आप ऐसा समझ लीजिए, सीडी जो है, traded in secondary market, primary market, direct market or indirect market, they are traded in secondary market. Next one is the retail certificate of deposit which are not traded have face value of, जो ट्रेड नहीं होते उस सीडी की फेस वैल्यू क्या होती है? 2.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख की 2 लाख। द करेक्ट ऑप्शन इज 1 लाख, 1 लाख। सीडी जो होते हैं वो 1 लाख के मल्टीप्लाई में होता है, मतलब एक सीडी 1 लाख का, 2 सीडी 2 लाख के, 3 सीडी 3 लाख के। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्सन नोन एज हु ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज?
जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉवर, पेई, ड्रॉई, नन ऑफ द अबो। जो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है उससे आप क्या कहोगे? द करेक्ट आंसर इज ड्रॉवर। जो ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर होता है। What kind of acceptance is known as when the bill of exchange is accepted without any condition? कोई कंडीशन के बिना बिल ऑफ एक्सचेंज, कभी बिल ऑफ एक्सचेंज में कंडीशन तो होती नहीं है और उसको एक्सेप्ट किया जाए तो उसे आप क्या कहोगे? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ब्लैंक एक्सेप्टेंस और जनरल एक्सेप्टेंस। मतलब गलत है एक्सेप्टेंस, या कंडीशन वाला एक्सेप्टेंस है, या ऐसे ही ब्लैंक एक्सेप्टेंस है, या जनरल एक्सेप्टेंस है, नॉर्मल है। यस, इट इज अ नॉर्मल जनरल एक्सेप्टेंस। करेक्ट आंसर इज जनरल एक्सेप्टेंस, कि भाई बिना कोई मगजमारी, बिना कोई कंडीशन के आपने एक्सेप्ट कर दिया, साइन कर दी, जनरल एक्सेप्टेंस। व्हाट आर द पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज? भाई बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है? 3 होती है, पर कौन सी 3? ड्रॉई, ड्रॉवर, पेई, ड्रॉई, ड्रॉवर, डेटर, पेयर, ड्रॉई, ड्रॉवर और ड्रॉई, ड्रॉवर, क्रेडिटर। सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम 11th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ड्रॉई, ड्रॉवर और पेई, ऑप्शन नंबर 1। नाउ दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड वन। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट क्या है? रेट एट विच बैंक आरबीआई अलाउज टेम्पररी लोन फैसिलिटी टू कमर्शियल बैंक्स against government security only on a condition that the bank will repurchase the security with a short period। कि भाई आरबीआई पैसे दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को सिक्योरिटी के सामने, और फिर कुछ टाइम के बाद सिक्योरिटी आप वापस ले लेना, पैसे रिटर्न कर देना ब्याज के साथ। या तो फिर रेट ऑफर्ड बाय बैंक टू देयर प्राइम कस्टमर्स, मतलब बैंक, आरबीआई जो है गवर्नमेंट को लोन देती है ब्याज पे। When any bank has excess cash, securities are bought from RBI against cash with the condition that they will resell and securities to RBI on prefix day and price। मतलब बैंक यहाँ पे आरबीआई को लोन देगी और फिर कुछ टाइम के बाद पैसे वापस मिल जाएंगे। When a bank is in need of cash, it can discount bill of exchange and avail a loan facility from RBI। अब यहाँ पे देखिए, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बचा पहला और चौथा ऑप्शन कि भाई बैंक को पैसों की ज़रूरत है। अब गिरवी क्या रख रहे हैं? एक साइड सिक्योरिटी रख रहे हैं, एक साइड बिल ऑफ एक्सचेंज रख रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, कि भाई आप सिक्योरिटी गिरवी रख के जब आरबीआई से लोन लेते हो तो उसे रेपो रेट कहते हैं। अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज गिरवी रख के लेते तो उसे रेपो रेट नहीं, उसे बैंक रेट कहते हैं। क्लियर? बैंक रेट और रेपो रेट में थोड़ा ही फर्क होता है, तो याद रखिएगा। सिक्योरिटीज को गिरवी रख के जब कमर्शियल बैंक लोन लेती है तो दैट इज कॉल्ड रेपो रेट लोन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट नॉट ओपन फॉर एनआरआईज ऑफ इंडिया बाय बैंक्स? कि भाई इंडिया के एनआरआई जो है वो कौन सा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते? FCNRB अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, NRE अकाउंट, NRI अकाउंट। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? अब ये शायद आपके लिए नया टॉपिक हो सकता है। द करेक्ट ऑप्शन इज NRI अकाउंट। सर नाम में NRI है लेकिन NRI अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। NRI अकाउंट जैसा कुछ होता ही नहीं है। FCNR अकाउंट होता है, NRO अकाउंट होता है, NRE अकाउंट होता है। क्लियर? दे कांट ओपन NRI अकाउंट। अब बात करते हैं NRO अकाउंट की। NRO अकाउंट may be open or maintained in the form of current, saving, recurring or fixed deposit account for the income earned in India by the NRI। What is the full form of NRO account? NRO account जो होता है वो कोई भी टर्म में होता है, सेविंग, करंट, रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट, कोई भी कर सकते हो, जैसे नॉर्मल पर्सन करता है। तो NRI जो होता है वो NRO अकाउंट करता है, NRO सेविंग अकाउंट या NRO करंट अकाउंट या वॉट। पर ये NRO का फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट ऑर्डर रुपी अकाउंट, नॉन रेसिडियल ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट या नॉन रेसिडिंग ऑर्डिनरी रेट अकाउंट। एनआरओ का फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी
rupee account. The correct option is non-resident ordinary rupee account. What is the maximum remittance or transfer per financial year can be done through NRO account? एक NRO अकाउंट में से मैक्सिमम कितने रुपीस का ट्रांजैक्शन या कितने डॉलर का ट्रांजैक्शन हो सकता है? मैक्सिमम 10 मिलियन यूएस डॉलर, मतलब 10 लाख डॉलर, या 10 लाख रुपी, या सॉरी 10 मिलियन है मतलब कि 1 करोड़, 1 करोड़ डॉलर, 1 करोड़ रुपी, 10 लाख डॉलर या 10 लाख रुपी, 10 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन डॉलर, 1 मिलियन रुपी और 10 मिलियन रुपी. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज 1 मिलियन डॉलर. यार आप 10 लाख डॉलर जो है 1 मिलियन डॉलर ट्रांजैक्ट कर सकते हो इन अ सिंगल ईयर मैक्सिमम. विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट और अकाउंट्स कैन बी मेंटेन इन इंडियन रूपी बाय एनआरआई? एनआरआई, हमें एक चीज़ तो पता चल गया, वो 3 तरीके के अकाउंट ओपन कर सकता है, एनआरई, एनआरओ और एफसी एनआरबी. ये 3 अकाउंट वो ओपन कर सकता है. लेकिन इनमें से कौन सा वो रुपी में कर सकता है मेंटेन करना हो? तो उसे डॉलर में या कोई और करेंसी में नहीं करना है, रुपी में कन्वर्ट करना है, मतलब रुपी में अकाउंट मेंटेन करना है. तो कौन सा होगा? या फिर दोनों हो गए, एनआरई और एनआरओ? द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ एनआरओ एंड एनआरई. ये दोनों अकाउंट आप चाहो तो रुपी में मेंटेन कर सकते हो, और डॉलर में करना चाहो तो डॉलर में भी कर सकते हो. एफसीआर भी तो कंपलसरी डॉलर में ही होता है. विच ऑफ दिस फैसिलिटी इज गिवन बाय आरबीआई टू द बैंक्स फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन? कि भाई आरबीआई कौन सी फैसिलिटी देती है बैंक को कि इंटर बैंक आप पैसा एक दूसरे को दे सकते हो? थ्रू आरटीजीएस, स्विफ्ट, एम पैसा, ऑल ऑफ दी अबोव. द करेक्ट ऑप्शन इज आरटीजीएस. याद रखिएगा बेटा, आरटीजीएस. हालांकि अभी स्विफ्ट और एम पैसा की भी ऑप्शन देने लगे, तो जब थोड़ा टाइम होगा, वीडियो पूरा ना होगा, तो ये तीनों फैसिलिटी हो चुकी होगी. बट एट प्रेजेंट आरटीजीएस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? अदरवाइज स्विफ्ट और एम पैसा बहुत जल्दी हो जाएगा, इंटर बैंक के लिए भी परमिट हो जाएगा. अभी फिलहाल आरटीजीएस ही एक ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर performed by RBI as a banker of bank? Settlement of interbank transaction, enables bank to maintain their accounts with RBI for statutory reserve requirement, act as the lender of last resort, या all of the above. ये सारे काम RBI करती है. Yes, all of the above. बहुत सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन था. नेक्स्ट वन इज the technique used for printing Reserve Bank of India appearing on the fact of the Indian currency note is? ये कौन सी प्रिंटिंग यूज होती है इंडियन रुपी पे? इंटेग्लियो प्रिंटिंग, माइक्रो प्रिंटिंग, लेटेंट प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग. ये ऑप्शन शायद आपके लिए नया होगा. करेक्ट ऑप्शन इज इंटेग्लियो प्रिंटिंग. Which of these institutions fixes the repo rate and the reverse repo rate in India? वे इंडिया में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के इंटरेस्ट रेट कौन नक्की करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल दिस थिंग. आरबीआई डिसाइड what will be the repo and reverse repo. Reserve Bank of India. Which is the primary activity of a commercial bank? commercial bank इसमें से कौन सा काम करता है? प्राइमरी एक्टिविटी. मेंटेनिंग डिपॉजिट अकाउंट इंक्लूडिंग करंट अकाउंट, इश्यू एंड पे चेक, कलेक्ट चेक फॉर द बैंक्स कस्टमर, ऑल ऑफ दिस. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑल ऑफ दिस. ये सभी काम किसके हैं? कमर्शियल बैंक के ही है. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया? सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक कौन सी है? एसबीआई, आईसीआईसीआई, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया?
कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता. करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेट सेक्टर बैंक? इसमें से कौन सी गवर्नमेंट बैंक दिख रही है आपको? HDFC, ICICI, बैंक ऑफ इंडिया या HSBC? BOI. करेक्ट ऑप्शन इज BOI is the government bank. It is not private. It is a nationalized bank. Recurring deposits is a type of which deposit? भाई रिकरिंग डिपॉजिट को आप और भी क्या कह सकते हो? Lapsable डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, नन ऑफ द अबव. रिकरिंग एक फिक्स डिपॉजिट जैसा ही फंक्शन रखता है. उसमें कुछ कैरेक्टर सेविंग अकाउंट के होते हैं, कुछ कैरेक्टर फिक्स डिपॉजिट जैसे होते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म होता है, एक फिक्स टाइम के लिए होता है. इट इज़ अ टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, कुछ भी कहो आप, टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन कौन से इसमें से सबसे मेन? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, फैसिलिटी ऑफ लॉकर, मनी ट्रांसफर टू अदर ऑन डिमांड ऑफ हिज कस्टमर, फॉरेन एक्सचेंज. सबसे मेन काम क्या है उसका? द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. ये सारे काम कमर्शियल बैंक करता है, लेकिन सबसे मेन कौन सा काम है उसका? सबसे पहला काम होता है पैसे लेना, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. करंट अकाउंट डिपॉजिट्स आर नॉन रीपेबल, मतलब पैसा वापस नहीं मिलेगा जो भी करंट अकाउंट में रखा है. नॉन रीपेबल ऑन डिमांड, रीपेबल ऑन डिमांड, नन ऑफ दिस. भाई मांगोगे तो पैसा वापस मिल जाएगा. रीपेबल ऑन डिमांड, ऐसा नहीं है कि भाई एक लंबे समय तक रखना पड़ेगा, बीच में आप मांग नहीं सकते. इट इज़ नॉट फिक्स डिपॉजिट, वो कभी भी उसमें से पैसा निकाल सकते हैं. रीपेबल ऑन डिमांड. IFC, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. IFC वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन, कब बना था IFC? 1 जुलाई तो पता ही है हमें, पर 51, 50 या 48 और 49? द करेक्ट ऑप्शन इज 1 जुलाई 1948. ये 1948 में IFC एस्टैब्लिश किया गया था फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब IFC के ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IFC? टू ऑफर बोथ स्मॉल एंड लार्ज इन्वेस्टर the mean of acquiring share in the winding prosperity resulting for the steady industrial growth of country, to upgrade technology, modernization and promote marketing of product of small scale sector, to serve as the apex institute for the term finance for industry, which coordination, regulation and supervision of the working of other financial institute, या फिर ऑल ऑफ दी अबो. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ये सभी काम इंडस्ट्री के लिए ही है और ये सारे इंडस्ट्रियल बैंक के ही काम है, IFCI के. ऑल ऑफ दी अबो. करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबो. कैसे भी करके इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होना चाहिए. नाउ नाबार्ड स्टैंड्स फॉर व्हाट? ऑप्शन आपके सामने, शांति से उसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और करेक्ट आंसर को कमेंट करिए. विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर NABARD? NABARD stands for what? National Agriculture Bank and Rural Development Bank of India, National Bank for Agriculture, Rural Development Bank, National Bank for Agriculture and Rural Development, National Agro and Rural Development Bank of India. काफ़ी नियर बाय ऑप्शन है, जल्दबाजी में गलत टिक मत करिए. द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. क्लियर? आपको फॉर एंड इंडिया ऐसा लगा कि कुछ भी दे देंगे तो कंफ्यूज मत होना. एक सिंपल क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा अगर आप ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो. नाउ द वन लॉन्ग टिपिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नाबार्ड आर. इसमें से नाबार्ड के ऑब्जेक्ट कौन से है? हेल्प कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, दैट इज RRB, टू प्रिपेयर डेवलपमेंट एक्शंस प्लान फॉर देमसेल्फ. मतलब RRB और कोऑपरेटिव बैंक, ये दो जो होती है वो विलेज एरिया में देखने मिलती है ज़्यादातर. सिटी में भी होती है लेकिन विलेज एरिया में ज़्यादा होती है. RRB और कोऑपरेटिव बैंक को आगे लेके आना. हेल्प RRB एंड दो स्पॉन्सर बैंक टू एंटर इनटू अ माउस विथ स्टेट गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव बैंक टू इम्प्रूव अफेयर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक. कुछ भी करके RRB और रूरल एरिया को आगे लाने का काम.
टू प्रोवाइड फंड टू टेक्सटाइल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना। नाबार्ड के काम क्या है इसमें से? क्या सिर्फ ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है, या 2 और 3 करेक्ट है, या 1 और 3 करेक्ट है, या सभी ऑप्शन करेक्ट है? ऑल ऑफ अबव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, ओनली स्टेटमेंट 1 और 2 इज करेक्ट। नाबार्ड जो है वो विलेज एरिया पे फोकस करता है, ना कि इंडस्ट्रियल एरिया, ऑटोमोबाइल एंड टेक्सटाइल। द मनी रेज टू बिगिन डेवलपिंग एन आइडिया फॉर बिजनेस और अ न्यू प्रोडक्ट, कि भैया पैसा लेके आते हो नया बिजनेस करने के लिए, नया आइडिया डेवलप करने के लिए। दैट कैपिटल इज कॉल्ड व्हाट? ऑथोराइज कैपिटल, सीड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल और डेट कैपिटल। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट आंसर इज सीड कैपिटल। सीड का मतलब होता है बीज, बीज में से पूरा पौधा उगेगा। तो आज आप एक बीज बो रहे हो, पैसा डाल रहे हो, कल पूरा बिजनेस उसमें से निकलने वाला है। सीड कैपिटल, ऐसे आप याद रख लीजिए। नाउ GIC स्टैंड फॉर गुड्स इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, या जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सिंपल सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सेम नेक्स्ट इजी क्वेश्चन। LIC स्टैंड फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लंडन इंटरबैंक कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी। The correct option is Life Insurance Corporation. Which of the following give finance to young and startup companies? ये जो नए नए लोग आइडिया लेके आते हैं ना, उसे हम लोग टेक्नोक्रेट्स भी कहते हैं, या स्टार्टअप वाले भी कहते हैं, या यंग लोग भी कहते हैं, कि जो कुछ नया करना चाहते हैं। तो उनको बहुत सारे लोग लोन देने को तैयार हो जाती है, बहुत सारी कंपनियां उनको लोन देती है कि आप अपना बिजनेस शुरू करिए। तो ऐसे कैपिटल को आप क्या कहते हो? वेंचर कैपिटल फर्म, मतलब ऐसी कंपनियों को आप क्या कहते हो? वेंचर कैपिटल फर्म, फिनांस कंपनी, स्मॉल बिजनेस फिनांस कंपनी, कैपिटल क्रिएशन कंपनी। याद रखना, उसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटल फर्म। क्लियर? जो नए नए टेक्नोक्रिएट्स को पैसे देती है, वेंचर कैपिटल फर्म। आज की तारीख में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। जब से मेक इन इंडिया आया है, तब से वेंचर कैपिटल कंपनियां जो है वो बढ़ती जा रही है, वो नए नए लोगों को पैसे देते जा रही है ब्याज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वर्क एज अ फिनेंशियल इंटरमीडियरीज? भाई इसमें से कौन सा फिनेंशियल इंटरमीडियरी है? पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड, यूटीआई, या तीनों के तीनों? सोच समझ के करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करिए और आंसर को कमेंट करिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों इंटरमीडियरी का काम करते हैं। क्यों? जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो यहाँ पे पैसे रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में FD करवा देंगे, या प्रोविडेंट फंड में पैसा डालेंगे, या UTI में इन्वेस्ट करेंगे। और फिर ये लोग क्या करते हैं, जो उनके पास पैसा है आगे लोन दे देते किसी को। तो उससे क्या होता है? पैसा मोबिलाइज होता है। तो ये लोग क्या काम कर रहे हैं? इंटरमीडियरी का काम कर रहा है। तो दे ऑल आर कंसिडर एज अ फिनेंशियल इंटरमीडियरी। सोसाइटी के एक हिस्से से पैसा लेके दूसरे हिस्से को देते हैं। ऑल ऑफ दी अबो। द KVP, किसान विकास पत्र, द KVP स्कीम हैज बीन रीलॉन्च विद द एम ऑफ, वो फिर से रीलॉन्च किया गया था। क्या था उसका ऑब्जेक्ट? स्कीम टू प्रोवाइड क्रेडिट टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर लैंड डेवलपमेंट, tapping household small saving for funding infrastructure development, scheme for farmers to invest in agricultural infrastructure development, scheme to provide credit to farmers for mechanization of agriculture. Which one is the correct option? ये शायद आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, टैपिंग हाउस होल्ड स्मॉल सेविंग फॉर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्लियर? याद रखिएगा इसको। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, कब एस्टैब्लिश किया गया? 9 जुलाई तो फिक्स है, लेकिन कौन सा ईयर? 86, 87, 88 और 89? The correct option is option number 3,
9 जुलाई 1988 को NHB को एस्टैब्लिश किया गया था। सो हियर थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेटा सिर्फ MCQ देखिए मत, आंसर को कमेंट भी करिए ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई वीडियो पसंद आ रहा है, लोगों को लोग ध्यान से समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच।